सुपरिटेंडेंट के पद पर आसीन हैं। मैं महाविद्यालय परिवार में आपका इस श्रृंखला के क्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समय में भिन्न भिन्न बीमारियां हर किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ बीमारी लिए है। जब भिन्न भिन्न बीमारियां हमको लग जाती है तो लगने के पहले उसकी कैसे रोकथाम की जाए, आज के समय की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक ने अपना एक विशिष्ट नाम किया है, एक अलग तरह का विश्वास पैदा किया है। होम्योपैथिक चिकित्सा में विश्वास पैदा करने में यदि किसी ने महती भूमिका निभाई है, अगर किसी ने विशेष योगदान दिया है तो डॉक्टर ए.के. द्विवेदी का नाम सम्मान से लिया। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं, आप लोग सब, हम में से कई कंजक्टिवाइटिस और आंख से संबंधित कई बीमारियों से पीड़ित। माहेश्वरी महाविद्यालय का ये हमेशा से प्रयास रहता है कि समसामयिक विषयों पर उसके एक्सपर्ट को बुलाकर हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए। संस्था से पुराने परिचित है, लेकिन फिर भी चूंकि मंच का आदेश हुआ है, दायस का आदेश हुआ है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि 230 विद्यार्थियों के रूप में मैंने जब प्राचार्य का कार्यकाल संभाला था और गत वर्ष 4700 विद्यार्थियों के साथ पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में नंबर 1 है। संख्यात्मक प्रगति की बात तो मैंने करी, पर जब गुणात्मक प्रगति की बात करते हैं तो 2009 से ही गत वर्ष तक ऐसा कोई साल नहीं रहा जब विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में माहेश्वरी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कब्जा नहीं हो। इसमें भी 2 वर्ष तो ऐसे रहे, जिसमें 2-3 वर्ष ऐसे रहे जिसमें विश्वविद्यालय में हमने जो इतिहास गढ़ा वो शायद टूटना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। हमने इतिहास गढ़ा 2014 में जब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ 4 मेरिट लगातार हमारी थी 10 में से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो अभी तक ही नहीं आई थी किसी की, एक ही कॉलेज की 3 मेरिट। 2014 तक का इतिहास था। 2021 में आके इतिहास नए स्वरूप में आया कि एमकॉम में 10 में से 6 मेरिट लाने वाला एकमात्र कॉलेज था। गत वर्ष बीकॉम ऑनर्स की एक छात्रा ने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक इतने परसेंटेज किसी के नहीं आए, उतने परसेंटेज लाने वाली छात्रा माहेश्वरी महाविद्यालय की बनी। I would like to introduce our chief guest, Dr. A.K. Dwivedi sir. Dr. A.K. Dwivedi is a renowned homeopathic physician from Indore and a keynote speaker, member of Ayush Ministry, Government of India, who has over 25 years of professional and teaching experience. He is also known for his unconventional and innovative approach for treating patients. During many years of serving society, Dr. Dwivedi has established an integrated hospital in Indore in 2018, notably inaugurated by Ayush Minister Shri Shripad Nayak. Sir has also established the Advanced Ayush Wellness Center in January 2021, which was inaugurated by Chief Minister of MP Shri Shivraj Singh Chauhan. Sir is honored by Chief Minister of MP on 26 of January 2022 and also honored with Madhya Pradesh Ratna by the Governor of MP. Now, I would like to invite Sir to share his valuable knowledge and experience with us. Please, sir. पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि रक्षाबंधन के दिन भी आप लोगों को हमारा लेक्चर सुनना पड़ रहा है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। पर वो आपका प्रिंसिपल है ना, डॉक्टर राजीव झालानी, वो मेरा क्लासमेट है, तो उसने हमको फोर्स किया कि आपको आज ही लेक्चर देना है। मैं तो मना कर रहा था कि नहीं रक्षाबंधन है और बच्चों को आज मत बुलाओ। बोले नहीं, मैंने आज अनाउंस कर दिया है तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि लाइफ स्टाइल पे बोलने के लिए देखने वाली आंखें होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डॉक्टर टीना अग्रवाल मैडम को रिक्वेस्ट किया। मैडम ने अभी बोला ना कि आपके बॉडी का केयर करिए क्योंकि वहाँ आपको रहना है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपकी आंखों का केयर करिए क्योंकि उसी से तो सुंदर दुनिया को देखना है। इसलिए
मेरे से पहले डॉक्टर टीना अग्रवाल ने आपको बताया कि हम हमारी आंखों का कैसे ध्यान रख सकते हैं सो दैट कि हम सुंदर दुनिया को देख सकते हैं। दोस्तों, आँख जो है हमारी स्पेशल सेंसेस में है, बॉडी में स्पेशल सेंसेस के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हमारी आईज आती है। जो आँख का कार्य है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स नहीं कर सकते हैं। हालांकि बॉडी के किसी भी पार्ट्स का काम दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशल सेंसेस में आईज थी और आई की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप लोग काफ़ी अवेयर हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न इज मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, और उसमें आग में घी डालने का काम कोरोना ने किया। अभी मैंने कुछ सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिला तो उनका कहना है कि जब से मोबाइल आया है तब से हमारी क्लिनिक बहुत ज़्यादा चल पड़ी है। मैं सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। तो मैं आपको आँखों के बारे में न बोलते हुए हम हमारी शरीर का कैसे ध्यान रखेंगे उसका कुछ शरीर के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा शरीर कैसे बना होता है। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। और हम कैसे मोबाइल चलाते हुए भी हमारे शरीर का ध्यान रखें ताकि काफ़ी सारी बीमारियों से खुद बच सकें बिना किसी दवाई के। यहाँ मैं आपको इलाज बताने नहीं आया हूँ, मैं कुछ योगिक प्रक्रिया बताऊँगा, कुछ आसन बताऊँगा जिसके कारण आप हेल्दी रह सकेंगे और स्टूडेंट लाइफ में तो आपको पालन करना ही चाहिए। ये सब तो हो गया है बहुत सारा। अभी मैं आपके लिए भी प्राइड की बात है। देश की राष्ट्रपति जी इंदौर आई थी 10 जनवरी 2023 को और उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप होम्योपैथी से किस तरीके से एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराया आपकी ओर से। और मैं बताना चाहता हूं कि देश की वित्त मंत्री भी उसी दिन आई थी, उनसे भी मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको मैंने बोला कि हमारे देश में जो बजट प्राविधान है, अगर हम एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए बजट में प्राविधान रखते हैं तो एनीमिया के मरीजों को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकेंगे। तो उन्होंने इस साल के बजट में एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए प्राविधान किया। तो मैं देश की दोनों ही महिला शक्तियों को सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा और उसके बजट में प्राविधान भी किया। मैं उसके लिए दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2047 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को 2047 के बाद भारत में पैदा ही नहीं होने देंगे, ऐसा उनका मानना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और हमारे पड़ोसी जिला धार में, राजगढ़ में और झाबुआ में सिकल सेल एनीमिया के काफ़ी सारे पेशेंट हैं। वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। और मैं डॉक्टर टीना को सुन रहा था कि उन्होंने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण आँखों की परेशानी बताई। तो मैं न्यूट्रिशन को कैसे आपको बूस्ट करना है उसकी बात आगे की स्लाइड में करने जा रहा हूँ। हम लोग एनीमिया अवेयरनेस रथ चलाते हैं फरवरी के लास्ट वीक से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक तक, जिसमें हम लोगों के बीच जाते हैं और उनको क्या खाना चाहिए सो दैट कि हमको एनीमिया ना हो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो शरीर में, वो बताते हैं। यह है एनीमिया बीमारी से बचाव के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए, जिसमें मैडम ने आज आँखों की भी बात किया। इसमें सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा वो किताबी बात नहीं करता हूँ, मैं घरेलू हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब खाद्य पदार्थ हैं, उसकी बात करता हूँ। तो सबसे आसान है भुना हुआ चना और गुड़। सभी के घर में भुना हुआ चना और गुड़ अवेलेबल है। तो अगर आप डेली भुना हुआ चना और गुड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी कुछ हद तक आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। देन गर्म दूध और हल्दी, आपने गोल्डन मिल्क खूब सुना होगा कोरोना के टाइम में, तो आपको गर्म दूध में हल्दी डालकर लेना चाहिए। देन आलमंड्स, जिनको बादाम पसंद है वो बादाम खा सकते हैं, जिनको सोयाबीन पसंद है वो सोयाबीन ले सकते हैं। देन आयरन में पालक है, पपीता है, पिंड खजूर है। देन अगर आपको पता है, इस पीढ़ी को मुझे मालूम नहीं कि पता है कि नहीं, सत्तू करके, अरे वाह, सत्तू हमारे यहाँ गर्मियों में खाया जाता है। सत्तू कुछ लोग गुड़ के साथ खाते हैं, कुछ लोग नमक के साथ खाते हैं। तो सत्तू इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन।
आप उसको ले सकते हैं। देन आंवले का मुरब्बा, आंवला इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। फिर गाजर, चीकू, चुकंदर, एप्पल, अनार, किशमिश, खारक, मुनक्का, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चाहे तो एग और फिश का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाई फिश? फिश इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है फिश में। और हम लोग जो खाते हैं बादाम और सोयाबीन, वो सेकंड क्लास प्रोटीन है। तो इसलिए आँखों के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। आप अपनी सुविधा अनुसार और इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो लाइफ स्टाइल डिसीजेज में बीपी और शुगर के बारे में ज़्यादा बात न करके जो स्टूडेंट लाइफ में होने वाली बीमारी है उसकी बात कर रहा हूँ। बीपी और शुगर आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद होगी, तो उसके लिए अभी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी रास्ते में मैडम बात कर रही थी कि बहुत सारा चीज़ टेंशन से हो जाता है, तो मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, टेंशन को कम करना चाहता हूँ। तो आपकी उम्र में जो परेशानी होती है, सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है बैक एक। तो बैक एक कैसे कम किया जा सकता है उस पर मैं बात करूँगा। अगर बैक पेन देखें तो 5 में से 4 लोगों को कभी न कभी बैक पेन होता ही है। उसका कारण क्या है? कंटिन्यूअस सिटिंग। हम लोग दिन भर बैठ कर के काम करते हैं, उसके कारण हमको बैक एक होने लगता है। हम अगर हमारे बैक पे बैठेंगे और उसका केयर नहीं करेंगे तो बैक एक हो जाएगा। उसी तरीके से आजकल मोबाइल या लैपटॉप का यूज ज़्यादा है, तो उसके कारण हमको सर्वाइकल गर्दन पे परेशानी आ रही है। तो दोनों से बचाव के मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा बैक का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपको बैक में क्या है। एक तो बोनी स्ट्रक्चर है, दूसरा नर्व है और तीसरा मांसपेशियां है। बेसिक एनाटॉमी में क्या है? बैक इज इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर द स्किन, फेशिया, मसल्स ऑफ द बैक आर adapted to sustain pressure of the body weight। आपका जितना बॉडी वेट बढ़ता चला जाएगा तो उससे आपका बैक का परेशानी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये जो लो बैक है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आपने सुना होगा या डिस्क प्रोलैप्स सुना होगा। तो ये हमारा जो लंबर रीजन है, यहाँ पर हम जब बैठे होते हैं तो उसके कारण आपको परेशानी होने लगती है। ये हमारा कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लैम्बर एंड 5 सैक्रल और कॉक्सिजियल। इस तरीके से हमारा ये स्पाइन का कर्वेचर है। एक और बीमारी अभी आप लोगों को कोविड के बाद सुनने को मिली होगी, एवियन और वस्कुलर नेक्रोसिस। उसमें हिप जॉइंट में जो हमारा बॉल एंड सॉकेट है हिप का, हेड ऑफ द फीमर, उसके कारण परेशानी हो रही है, तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। देयर आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? ये डिस्क प्रोलैप्स जो आपने सुना है ना, तो ये डिस्क में कंप्रेशन आ जाता है, उसके कारण परेशानी होने लगती है। और कई लोगों को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बैक से होते हुए हमारे पैरों में सुन्नपन आने लगता है। तो उसको बचाव के भी तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। आप लोग एनाटॉमी से फेमिलियर नहीं होंगे, पर आपके शरीर से फेमिलियर होना जरूरी है। हमारा जो बैक है, हम उससे क्या क्या काम लेते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल रोटेशन और बेंडिंग। तो हम करते कैसे हैं? जैसे सामान उठाना है तो ऐसा तुरंत झुक करके सामान उठा लेते हैं। जैसे ही हम तुरंत झुक करके सामान उठाते हैं तो हमारे बैक पर प्रेशर आने लगता है और उसके कारण हमको कमर दर्द होने लगता है। और दूसरा क्या था? इंजुरी। जाने अनजाने में कभी हमको बैक पर चोट लग जाता है, उसके कारण भी परेशानी हो जाती है। तो इंजुरी से बचना चाहिए, पर इंजुरी से बचना हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे। इस तरीके से आप देखते हैं कि जब दर्द होता है तो हम कैसे लोगों को एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट कॉजेज है बैक एक का। These are the causes। एक तो एक्यूट है, थोड़े समय के लिए हो गया, देन डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है, देन इन्फ्लामेटरी डिफेक्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मैकेनिकल ट्रॉमा है, मिसलेनियस है, देन साइकोलॉजिकल कॉजेज है, गायनेकोलॉजिकल है, सर्जिकल है। These are the pictures for trauma। देन मस्कुलर स्ट्रेन के कारण भी हो सकता है,
फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन के कारण हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ऊंची हाइट से गिरते हैं, कई बार चलते चलते सीढ़ी पे स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं, तो उसके कारण होता है। देन डेवलपमेंटल में देयर आर काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। ये डेवलपमेंटल एनोमलीज हैं, उसके कारण भी बैक की परेशानी हो जाती है। देन एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्काइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और सार्कोइलियाइटिस एंड आर्कोलाइटिस। अभी ऑस्टियोपोरोसिस में देख रहा था, केबीसी में एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्टियोपोरोसिस किस पार्ट की बीमारी है, तो हालांकि उसने जवाब दिया बोन का। हेमा मालिनी से एक प्रश्न था, अमिताभ जी पूछ रहे थे। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन सी बीमारी है हमारे भारतीय में, चाहे महिला की बात करो चाहे पुरुष की बात करो। महिलाओं में उनका जो हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो हमारे बोन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। दैट इज अगेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारे जो बोन है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो वो भी एक गंभीर समस्या है भारत में, और खास करके 40+ महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस इज द एक्सेलेंट पिक्चर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। आप लोग लकड़ी में घुन लग जाता है वो देखे होंगे ना, तो ये इस तरीके से हमारी हड्डी हो जाती है और बहुत आसानी से ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। तो ओल्ड एज में भी हमको न्यूट्रिशनल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमको प्रोटीन और कैल्शियम लेना चाहिए। देन मैकेनिकल, कुछ बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमारे मैकेनिकल के कारण होता है, उसमें स्ट्रेन एंड स्पेन है, देन फेल्ड बैक सिंड्रोम है, माइलोपैथी है, हर्निएटेड डिस्क है एंड डिजेनरेटिव डिसीजेज है। दीज आर द पिक्चर्स, सिंपली दिखाते जाइए इनको। सबसे बड़ी जो परेशानी अभी बढ़ रही है, दीज आर द साइकोलॉजिकल कॉज, है ना। हर कोई साइकोलॉजिकल के कारण परेशान है। बीपी बढ़ गया, बोले आपने स्ट्रेस लिया होगा। शुगर बढ़ गया, बोले आपने स्ट्रेस लिया होगा। थायराइड बढ़ गया, बोले आपने स्ट्रेस लिया होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बैगिक है तो आपने स्ट्रेस लिया होगा। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो बहुत सारा पेन किलर खा के आते हैं, पेन किलर के बाद भी आराम नहीं होता है। तो वेयर इज द कॉज? साइकोलॉजिकल। 3 बार 4 बार अगर पेट में दर्द ठीक नहीं होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। आप सोचिए कि कितना चरम पे है ये परेशानियां। तो आपको साइकोलॉजिकल सूदिंग के लिए भी मैं कुछ आसन बताने जा रहा हूँ। देन ये गायनेकोलॉजिकल है, फाइब्राइड और पीसीओडी आप लोगों ने सुना होगा। मुझे लगता है 60 to 80% लोगों को, महिलाओं को या तो फाइब्राइड है या तो पीसीओडी है। खास करके जो यंग बच्चियां हैं हमारे सामने बैठी हैं, इनमें से 60 to 80% लोगों को पीसीओडी है। पीसीओडी का कारण जो है पानी कम पीती हैं। आजकल बच्चियां पानी नहीं पीती ना, कोक पीती हैं। कोक सुने होगा, हमारे ज़माने में नहीं था। तो अगर आपको पीसीओडी से बचना है तो थोड़े थोड़े अंतराल में आपको पानी पीना चाहिए। मैडम ने अभी 20-20-20 का नियम बताया ना, तो 20 मिनट में आपको आधी गिलास पानी पीना चाहिए। 20 मिनट में नहीं पी सकते तो 20-20-20 1 घंटे में तो पी सकते हैं। तो ऐसा अगर आप पानी पिएंगे तो मुझे लगता है पीसीओडी से बच सकेंगे। नहीं तो अभी मैं आपके प्राचार्य महोदय को बता रहा था, सिट बाथ नेचुरोपैथी का एक प्रयोग है जिसको करने से आप लोग पीसीओडी से बच सकते हैं। देन मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, पीआईडी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, रेट्रोवर्टेड यूट्रस, एंडोमेट्राइसिस, ल्यूकोरिया और सेक्सुअल एक्सेस, ये भी कारण है बैकएक के। तो इन सब का आज लेक्चर नहीं है मेरा इस पे बोलने का। ये सब कारण है, इससे आपको बचना है सो दैट कि आप बैकएक से बच सकते हैं। देन सर्जिकल ट्रॉमा एंड सर्जिकल ऑपरेशन। कई बार बैकएक हमारे ऑपरेशन के बाद डेवलप हो जाता है। हमारे स्पाइन में पहले इंजेक्शन लगाया जाता था जनरल एनेस्थीसिया के लिए, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती थी, स्पाइनल एनेस्थीसिया। देन अलग अलग उम्र में भी हमारी स्पाइन को परेशानी हो सकती है। चिल्ड्रंस में malignancy, infection, psychological, then abnormal vertebral column, adolescents में ankylosing spondylitis, osteochondritis, then आप लोगों को हो सकता है prolapse of vertebral disc, then ligamental injury, sexual excess और postural discomfort। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या देना है? postural discomfort का। आप जिस एज में हैं
सब गलती करते हैं। घर जाएंगे, सोफे पे ऐसा लेट जाएंगे और वहीं से टीवी का रिमोट चलाएंगे। आजकल तो अब टीवी की भी जरूरत नहीं है ना, मोबाइल ही दिन भर चलते रहता है। तो पहले था कि टीवी का रिमोट से वो परेशानी बढ़ती थी, आजकल तो हर जगह मोबाइल गलत तरीके से चला रहे हैं, तो उसके कारण परेशानी होती जा रही है। डायरेक्ट सिम्टम क्या होगा? सीवियर बैकएक, swelling, local inflammation, coldness, numbness in both limbs, redness, tenderness, stiffness, anemia, fever और weakness। अगर आपको कॉलेज से जाने के बाद वीकनेस लगता है तो दो चीज हो सकती है, या तो आपको एनीमिया हो सकता है, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर आपको बैकएक की परेशानी शुरू हो रही है। तो आपको ध्यान देना है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ बॉडी में कि जिससे हमको बैकएक होने लग गया, या बुखार जैसे लगने लग गया, या फिर थकान आ रही है। थकान को आप ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, एमआरआई सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है एमआरआई। बहुत ही कॉमनली आजकल अवेलेबल है एक्सरे, एमआरआई। सीटी स्कैन का भी अब जरूरत नहीं है, या तो एक्सरे या फिर एमआरआई। बोन स्कैन अभी कॉमन यूज किया जाता है, बोन स्कैन, बीएमडी टेस्ट। ये these are the X-ray, these are the MRI। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, यहाँ पे डिस्क कोलैप्स आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको पिंचिंग पेन होता है, वहाँ पे चुभता है, उससे परेशानी होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है इसका। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप लगातार अगर लेते हैं तो उससे एकदम ठीक हो सकता है पैकेट। कई बार पेशेंट फिजियोथेरेपी के बाद भी हमारे पास आते हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट मेडिसिन इज आर्निका, नेक्स्ट रूटा, नेक्स्ट एस्कुलसिन। अगर पाइल्स के बाद आपको बैकएक हो रहा है तो मेडिसिन इज एस्कुलसिन। नेक्स्ट स्टेफिसिग्रिया, अगर सप्रेस ऑफ एंगर के कारण परेशानी हो रही है तो मेडिसिन इज स्टेफिसिग्रिया। नेक्स्ट इज कालीबाइक्रोम या कालिकार। Next, lycopodium, and there are list of medicines। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है? यौगिक मेडिसिन। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तो उन्होंने 2014 में ही सबसे पहला काम किया था, आयुष मंत्रालय बनाया था। और मैं लगातार 2015 से आयुष मंत्रालय का मेंबर हूँ, और प्रदेश में अकेला एकमात्र हूँ मैं, अभी भी कंटिन्यू है 2025 तक के लिए। तो बिना दर्द के लिए कैसे हम बिना दर्द के पेन किलर बिना प्रयोग किए बिना दर्द के कैसे जी सकते हैं, उसका बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप खूब मोबाइल चलाइए, पर ये प्रयोग कर लीजिए। इस पर बेडशीट मिलेगी क्या? कोई एक वॉलंटियर प्लीज। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि रक्षाबंधन के दिन भी आप लोगों को हमारा लेक्चर सुनना पड़ रहा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। पर वो आपका प्रिंसिपल है ना, डॉक्टर राजीव झालानी, वो मेरा क्लासमेट है, तो उसने हमको फोर्स किया कि आपको आज ही लेक्चर देना है। मैं तो मना कर रहा था कि नहीं रक्षाबंधन है और बच्चों को आज मत बुलाओ। बोले नहीं, मैंने आज अनाउंस कर दिया है तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि लाइफ स्टाइल पे बोलने के लिए देखने वाली आंखें होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डॉक्टर टीना अग्रवाल मैडम को रिक्वेस्ट किया। मैडम ने अभी बोला ना कि आपके बॉडी का केयर करिए क्योंकि वहाँ आपको रहना है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपकी आंखों का केयर करिए क्योंकि उसी से तो सुंदर दुनिया को देखना है। इसलिए मेरे से पहले डॉक्टर टीना अग्रवाल ने आपको बताया कि हम हमारी आंखों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, सो दैट कि हम सुंदर दुनिया को देख सकते हैं। दोस्तों, आँख जो है हमारी स्पेशल सेंसेस में है, बॉडी में स्पेशल सेंसेस के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हमारी आईज आती है। जो आँख का कार्य है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स नहीं कर सकते हैं। हालांकि बॉडी के किसी भी पार्ट्स का काम दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशल सेंसेस में आईज थी और आई की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप लोग काफ़ी अवेयर हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न इज मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, और उसमें आग में घी डालने का काम कोरोना ने किया।
अभी मैंने कुछ सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिला तो उनका कहना है कि जब से मोबाइल आया है तब से हमारी क्लिनिक बहुत ज़्यादा चल पड़ी है। मैं सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। तो मैं आपको आँखों के बारे में न बोलते हुए हम हमारी शरीर का कैसे ध्यान रखेंगे उसका कुछ शरीर के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा शरीर कैसे बना होता है। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। और हम कैसे मोबाइल चलाते हुए भी हमारे शरीर का ध्यान रखें ताकि काफ़ी सारी बीमारियों से खुद बच सकें बिना किसी दवाई के। यहाँ मैं आपको इलाज बताने नहीं आया हूँ, मैं कुछ योगिक प्रक्रिया बताऊँगा, कुछ आसन बताऊँगा जिसके कारण आप हेल्दी रह सकेंगे और स्टूडेंट लाइफ में तो आपको पालन करना ही चाहिए। ये सब तो हो गया है बहुत सारा। अभी मैं आपके लिए भी प्राइड की बात है, देश की राष्ट्रपति जी इंदौर आई थी 10 जनवरी 2023 को और उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप होम्योपैथी से किस तरीके से एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराया आपकी ओर से और मैं बताना चाहता हूं कि देश की वित्त मंत्री भी उसी दिन आई थी, उनसे भी मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको मैंने बोला कि हमारे देश में जो बजट प्राविधान है, अगर हम एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए बजट में प्राविधान रखते हैं तो एनीमिया के मरीजों को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकेंगे। तो उन्होंने इस साल के बजट में एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए प्राविधान किया। तो मैं देश की दोनों ही महिला शक्तियों को सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा और उसके बजट में प्राविधान भी किया। मैं उसके लिए दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2047 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को 2047 के बाद भारत में पैदा ही नहीं होने देंगे, ऐसा उनका मानना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और हमारे पड़ोसी जिला धार में, राजगढ़ में और झाबुआ में सिकल सेल एनीमिया के काफ़ी सारे पेशेंट हैं, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। और मैं डॉक्टर टीना को सुन रहा था कि उन्होंने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण आँखों की परेशानी बताई, तो मैं न्यूट्रिशन को कैसे आपको बूस्ट करना है उसकी बात आगे की स्लाइड में करने जा रहा हूँ। हम लोग एनीमिया अवेयरनेस रथ चलाते हैं फरवरी के लास्ट वीक से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक तक, जिसमें हम लोगों के बीच जाते हैं और उनको क्या खाना चाहिए सो दैट कि हमको एनीमिया ना हो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो शरीर में, वो बताते हैं। ये है एनीमिया बीमारी से बचाव के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए, जिसमें मैडम ने आज आँखों की भी बात किया। इसमें सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा वो किताबी बात नहीं करता हूँ, मैं घरेलू हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब खाद्य पदार्थ हैं, उसकी बात करता हूँ। तो सबसे आसान है भुना हुआ चना और गुड़। सभी के घर में भुना हुआ चना और गुड़ अवेलेबल है, तो अगर आप डेली भुना हुआ चना और गुड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी कुछ हद तक आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। देन गर्म दूध और हल्दी, आपने गोल्डन मिल्क खूब सुना होगा कोरोना के टाइम में, तो आपको गर्म दूध में हल्दी डाल कर लेना चाहिए। देन आलमंड्स, जिनको बादाम पसंद है वो बादाम खा सकते हैं, जिनको सोयाबीन पसंद है वो सोयाबीन ले सकते हैं। देन आयरन में पालक है, पपीता है, पिंड खजूर है। देन अगर आपको पता है, इस पीढ़ी को मुझे मालूम नहीं कि पता है कि नहीं, सत्तू करके, अरे वाह, सत्तू हमारे यहाँ गर्मियों में खाया जाता है। सत्तू कुछ लोग गुड़ के साथ खाते हैं, कुछ लोग नमक के साथ खाते हैं। तो सत्तू इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आप उसको ले सकते हैं। देन आंवले का मुरब्बा, आंवला इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। फिर गाजर, चीकू, चुकंदर, एप्पल, अनार, किशमिश, खारक, मुनक्का। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चाहे तो एग और फिश का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाई फिश? फिश इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है फिश में। और हम लोग जो खाते हैं बादाम और सोयाबीन, वो सेकंड क्लास प्रोटीन है। तो इसलिए आँखों के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। आप अपनी सुविधानुसार और इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो लाइफ स्टाइल डिसीजेज में बीपी और शुगर
के बारे में ज़्यादा बात ना करके जो स्टूडेंट लाइफ में होने वाली बीमारी है उसकी बात कर रहा हूँ। बीपी और शुगर आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद होगी, तो उसके लिए अभी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी रास्ते में मैडम बात कर रही थी कि बहुत सारा चीज़ टेंशन से हो जाता है, तो मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, टेंशन को कम करना चाहता हूँ। तो आपकी उम्र में जो परेशानी होती है, सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है बैकएक। तो बैकएक कैसे कम किया जा सकता है उस पर मैं बात करूँगा। अगर बैक पेन देखें तो 5 में से 4 लोगों को कभी न कभी बैक पेन होता ही है। उसका कारण क्या है? कंटिन्यूअस सिटिंग। हम लोग दिन भर बैठ करके काम करते हैं, उसके कारण हमको बैकएक होने लगता है। हम अगर हमारे बैक पे बैठेंगे और उसका केयर नहीं करेंगे तो बैकएक हो जाएगा। उसी तरीके से आजकल मोबाइल या लैपटॉप का यूज ज़्यादा है, तो उसके कारण हमको सर्वाइकल गर्दन पे परेशानी आ रही है। तो दोनों से बचाव के मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा बैक का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपको बैक में क्या है। एक तो बोनी स्ट्रक्चर है, दूसरा नर्व है और तीसरा मांसपेशियां है। बेसिक एनाटॉमी में क्या है? बैक इज इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर द स्किन, फेशिया, मसल्स ऑफ द बैक आर adapted to sustain pressure of the body weight। आपका जितना बॉडी वेट बढ़ता चला जाएगा तो उससे आपका बैकएक का परेशानी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये जो लो बैक है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आपने सुना होगा या डिस्क प्रोलैप्स सुना होगा। तो ये हमारा जो लंबर रीजन है, यहाँ पर हम जब बैठे होते हैं तो उसके कारण आपको परेशानी होने लगती है। ये हमारा कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लैम्बर एंड 5 सैक्रल और कॉक्सिजियल। इस तरीके से हमारा ये स्पाइन का कर्वेचर है। एक और बीमारी अभी आप लोगों को कोविड के बाद सुनने को मिली होगी, एवियन और वस्कुलर नेक्रोसिस। उसमें हिप जॉइंट में जो हमारा बॉल एंड सॉकेट है हिप का, हेड ऑफ द फीमर, उसके कारण परेशानी हो रही है, तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। देयर आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? ये डिस्क प्रोलैप्स जो आपने सुना हो ना, तो ये डिस्क में कंप्रेशन आ जाता है, उसके कारण परेशानी होने लगती है। और कई लोगों को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बैक से होते हुए हमारे पैरों में सुन्नपन आने लगता है। तो उसको बचाव के भी तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। आप लोग एनाटॉमी से फेमिलियर नहीं होंगे, पर आपके शरीर से फेमिलियर होना जरूरी है। हमारा जो बैक है, हम उससे क्या क्या काम लेते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल रोटेशन और बेंडिंग। तो हम करते कैसे हैं? जैसे सामान उठाना है तो ऐसा तुरंत झुक करके सामान उठा लेते हैं। जैसे ही हम तुरंत झुक करके सामान उठाते हैं तो हमारे बैक पर प्रेशर आने लगता है और उसके कारण हमको कमर दर्द होने लगता है। और दूसरा क्या था? इंजुरी। जाने अनजाने में कभी हमको बैक पर चोट लग जाता है, उसके कारण भी परेशानी हो जाती है। तो इंजुरी से बचना चाहिए, पर इंजुरी से बचना हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे। इस तरीके से आप देखते हैं कि जब दर्द होता है तो हम कैसे लोगों को एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट कॉजेज है बैकएक का। These are the causes। एक तो एक्यूट है, थोड़े समय के लिए हो गया, देन डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है, देन इन्फ्लामेटरी डिफेक्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मैकेनिकल ट्रॉमा है, मिसलेनियस है, देन साइकोलॉजिकल कॉजेज है, गायनेकोलॉजिकल है, सर्जिकल है। These are the pictures for trauma। देन मस्कुलर स्ट्रेन के कारण भी हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन के कारण हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ऊंची हाइट से गिरते हैं, कई बार चलते चलते सीढ़ी पे स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं, तो उसके कारण होता है। देन डेवलपमेंटल में देयर आर काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। ये डेवलपमेंटल एनोमलीज है, उसके कारण भी बैकएक की परेशानी हो जाती है। देन एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्काइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और सार्कोइलियाइटिस एंड आर्कोलाइटिस। अभी ऑस्टियोपोरोसिस में देख रहा था, केबीसी में एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्टियोपोरोसिस किस पार्ट की बीमारी है। तो हालांकि उसने जवाब दिया बोन का। हेमा मालिनी से प्रश्न था
अमिताभ जी पूछ रहे थे। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन सी बीमारी है हमारे भारतीय में, चाहे महिला की बात करो चाहे पुरुष की बात करो। महिलाओं में उनका जो हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो हमारे बोन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। दैट इज़ अगेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारे जो बोन है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो वो भी एक गंभीर समस्या है भारत में, और खास करके 40+ महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस इज द एक्सेलेंट पिक्चर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। आप लोग लकड़ी में घुन लग जाता है वो देखे होंगे ना, तो ये इस तरीके से हमारी हड्डी हो जाती है और बहुत आसानी से ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। तो ओल्ड एज में भी हमको न्यूट्रिशनल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमको प्रोटीन और कैल्शियम लेना चाहिए। देन मैकेनिकल कुछ बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमारे मैकेनिकल के कारण होता है, उसमें स्ट्रेन एंड स्पेन है, देन फेल्ड बैक सिंड्रोम है, माइलोपैथी है, हर्निएटेड डिस्क है एंड डिजेनरेटिव डिसीजेज है। दीज आर द पिक्चर्स, सिंपली दिखाते जाइए इनको। सबसे बड़ी जो परेशानी अभी बढ़ रही है, दीज आर द साइकोलॉजिकल कॉज, है ना। हर कोई साइकोलॉजिकल के कारण परेशान है। बीपी बढ़ गया, बोले आपने स्ट्रेस लिया होगा। शुगर बढ़ गया, बोले आपने स्ट्रेस लिया होगा। थायराइड बढ़ गया, बोले आपने स्ट्रेस लिया होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बैकिक है तो आपने स्ट्रेस लिया होगा। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो बहुत सारा पेन किलर खा के आते हैं, पेन किलर के बाद भी आराम नहीं होता है। तो वेयर इज द कॉज? साइकोलॉजिकल। 3 बार 4 बार अगर पेट में दर्द ठीक नहीं होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। आप सोचिए कि कितना चरम पे है ये परेशानियां। तो आपको साइकोलॉजिकल सूदिंग के लिए भी मैं कुछ आसन बताने जा रहा हूँ। देन ये गायनेकोलॉजिकल है, फाइब्राइड और पीसीओडी आप लोगों ने सुना होगा। मुझे लगता है 60 to 80% लोगों को, महिलाओं को या तो फाइब्राइड है या तो पीसीओडी है। खास करके जो यंग बच्चियां हैं हमारे सामने बैठी हैं, इनमें से 60 to 80% लोगों को पीसीओडी है। पीसीओडी का कारण जो है पानी कम पीती हैं। आजकल बच्चियां पानी नहीं पीती ना, कोक पीती हैं। कोक सुने होगा, हमारे ज़माने में नहीं था। तो अगर आपको पीसीओडी से बचना है तो थोड़े थोड़े अंतराल में आपको पानी पीना चाहिए। मैडम ने अभी 20-20-20 का नियम बताया ना, तो 20 मिनट में आपको आधी गिलास पानी पीना चाहिए। 20 मिनट में नहीं पी सकते तो 20-20-20 1 घंटे में तो पी सकते हैं। तो ऐसा अगर आप पानी पिएंगे तो मुझे लगता है पीसीओडी से बच सकेंगे। नहीं तो अभी मैं आपके प्राचार्य महोदय को बता रहा था, सिट बाथ नेचुरोपैथी का एक प्रयोग है जिसको करने से आप लोग पीसीओडी से बच सकते हैं। देन मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, पीआईडी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, रेट्रोवर्टेड यूट्रस, एंडोमेट्राइसिस, ल्यूकोरिया और सेक्सुअल एक्सेस, ये भी कारण है बैकिंग के। तो इन सब का आज लेक्चर नहीं है मेरा इस पे बोलने का। ये सब कारण है, इससे आपको बचना है सो दैट कि आप बैकएक से बच सकते हैं। देन सर्जिकल ट्रॉमा एंड सर्जिकल ऑपरेशन। कई बार बैकएक हमारे ऑपरेशन के बाद डेवलप हो जाता है। हमारे स्पाइन में पहले इंजेक्शन लगाया जाता था जनरल एनेस्थीसिया के लिए, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती थी स्पाइनल एनेस्थीसिया। देन अलग अलग उम्र में भी हमारी स्पाइन को परेशानी हो सकती है। चिल्ड्रंस में मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल, देन एबनॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम, एडोलेसेंस में एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन आप लोगों को हो सकता है प्रोलैप्स ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, देन लिगामेंटल इंजरी, सेक्सुअल एक्सेस और पोस्चरल डिस्कम्फर्ट। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या देना है? पोस्चरल डिस्कम्फर्ट का। आप जिस एज में हैं सब गलती करते हैं। घर जाएंगे, सोफे पे ऐसा लेट जाएंगे और वहीं से टीवी का रिमोट चलाएंगे। आजकल तो अब टीवी की भी जरूरत नहीं है ना, मोबाइल ही दिन भर चलते रहता है। तो पहले था कि टीवी का रिमोट से वो परेशानी बढ़ती थी, आजकल तो हर जगह मोबाइल गलत तरीके से चला रहे हैं, तो उसके कारण परेशानी होती जा रही है। डायरेक्ट सिम्टम क्या होगा? सीवियर बैकएक, swelling, local inflammation, coldness, numbness in both limbs, redness, tenderness, stiffness, anemia, fever और weakness। अगर आपको कॉलेज से जाने के बाद वीकनेस लगता है
तो दो चीज़ हो सकती है, या तो आपको एनीमिया हो सकता है, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर आपको बैकिंग की परेशानी शुरू हो रही है। तो आपको ध्यान देना है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ बॉडी में कि जिससे हमको बैकिंग होने लग गया, या बुखार जैसे लगने लग गया, या फिर थकान आ रही है। थकान को आप ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, एमआरआई सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है एमआरआई। बहुत ही कॉमनली आजकल अवेलेबल है एक्सरे, एमआरआई। सीटी स्कैन का भी अब जरूरत नहीं है, या तो एक्सरे या फिर एमआरआई। बोन स्कैन अभी कॉमन यूज किया जाता है, बोन स्कैन, बीएमडी टेस्ट। ये दीज आर द एक्सरे, दीज आर द एमआरआई। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से यहाँ पे डिस्क कोलैप्स आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको पिंचिंग पेन होता है, वहाँ पे चुभता है, उससे परेशानी होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है इसका। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप लगातार अगर लेते हैं तो उससे एकदम ठीक हो सकता है पैकेज। कई बार पेशेंट फिजियोथेरेपी के बाद भी हमारे पास आते हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट मेडिसिन इज आर्निका, नेक्स्ट रूटा, नेक्स्ट एस्कुलसिन। अगर पाइल्स के बाद आपको बैकएक हो रहा है तो मेडिसिन इज एस्कुलसिन। नेक्स्ट स्टेफिसिग्रिया, अगर सप्रेस ऑफ एंगर के कारण परेशानी हो रही है तो मेडिसिन इज स्टेफिसिग्रिया। नेक्स्ट इज कालीबाइक्रोम या कालिकार, नेक्स्ट लाइकोपोडियम, एंड देयर आर लिस्ट ऑफ मेडिसिन। सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए क्या है? यौगिक मेडिसिन। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तो उन्होंने 2014 में ही सबसे पहला काम किया था, आयुष मंत्रालय बनाया था। और मैं लगातार 2015 से आयुष मंत्रालय का मेंबर हूँ, और प्रदेश में अकेला एकमात्र हूँ मैं, अभी भी कंटिन्यू है 2025 तक के लिए। तो बिना दर्द के लिए कैसे हम बिना दर्द के पेन किलर बिना प्रयोग किए बिना दर्द के कैसे जी सकते हैं, उसका बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप खूब मोबाइल चलाइए, पर ये प्रयोग कर लीजिए। इस पर बेडशीट मिलेगी क्या? कोई एक वॉलंटियर प्लीज। जुड़ा हुआ हूँ, उसका बेनिफिट मैंने कैसे उठाया। मैं होम्योपैथी में मास्टर डिग्री लेने के बाद, एमडी इन होम्योपैथी होने के बाद मैंने एमबीए किया, फिर मैनेजमेंट में पीएचडी किया, फिर एमए किया साइकोलॉजी में, और फिर एमए योगा किया। तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहें तब आप अपने आप को ज्ञानार्जन कर सकते हैं। आप देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण क्या है, देख लीजिए। आजकल आप जब भी गैलरी में चलते होंगे ना, ऐसे ही चलते हैं ना, अपने घर में भी ऐसे चलते होंगे दिन भर, हम ऐसे मोबाइल देखते हुए ऐसे चले जाते हैं। कई बार नहीं तो पैर तो ना खड़ा ही होंगे। तो इससे बचना कैसे है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि मेरे बोलने से ऐसा होने वाला तो है नहीं। यस, आजा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। आजा, तुम तो योगा वाली दिखी रही हो। देखिए आप लोग रोज मोबाइल चलाते हैं ना, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम 5 से 10 मिनट भुजंगासन करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है भुजंगासन का। दोनों हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे, दोनों हाथ को सिर को ऊपर, इस तरीके से आपको भुजंगासन करना है। आसन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, झटका नहीं देना। जितना देर आप रुक सकते हैं रुकना है। सिर से हमको आसमान की ओर देखना है, मतलब छत की ओर देखना है। तो हमारे गर्दन पे जो प्रीवियस साइड गर्दन पे जो दबाव आया था, ये देख रहे हैं आप, गर्दन पे जो दबाव आया था, केवल हमने उसका अपोजिट किया। नेक्स्ट, ये देखिए, तो इससे आपके गर्दन पे जो दबाव आ रहा था वो कम हो जाएगा। ये आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए खुद भी कर सकते हैं। मम्मी को भी अगर गर्दन में दर्द होता है तो उनको भी सलाह दे सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आता है
तो चक्कर आने का 3 कारण है बेसिकली। एक तो मेनोपॉजल, जो 45 प्लस फीमेल्स हैं उनको मेनोपॉजल के कारण चक्कर आता है। दूसरा हमारे कान ईयर के कारण प्रॉब्लम आता है। और तीसरा जो सबसे कॉमन परेशानी है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण परेशानी होती है। तो उसमें भी आप इस तरीके से भुजंग आसन करके आराम पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो परेशानी मैंने बताया था कि हम बैक पे दिन भर बैठे होते हैं, तो हमको बैक एक से बचने के लिए क्या प्रयास करना है? बहुत ही सिंपल सा प्रयास है, सेतु बंद आसन। हमारे शहर में आजकल बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं ना, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, ब्रिज बनवाएंगे, तो वही ब्रिज आपको बनाना है। देखिए सेतु बंद आसन, इसको हम ब्रिज पोज बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है करने में। इससे हमारे बैक पर जो दिन भर प्रेशर आता है उसको हम कम कर सकते हैं। ये करने से आपको बैक का परेशानी कम हो जाएगा। उसके अलावा जिनको पीरियड के समय पेट दर्द होता है या बैक पेन होता है उसमें बहुत आराम हो जाएगा। देन जिनको प्रोस्टेट की परेशानी है या बार बार यूटीआई होता है उसके लिए ये ब्रिज पोज बहुत अच्छा है। इसको कीगल्स एक्सरसाइज के नाम से भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप फिर से करेंगे। ये देखिए अभी ये बच्ची बोल रही थी होगा नहीं, और अभी कितना आसानी से कर लिया। इतना सरल है। इसमें आपको खाना खाने का भी ध्यान नहीं रखना है। आप खाली पेट भी कर सकते हैं और भरे पेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेट दबता नहीं है। ऐसा आसन जिसमें पेट नहीं दबता तो उसमें आप भरे पेट खाली पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप दिन में 4 बार कर सकते हैं। जिनको बैकअप होता है वो दिन में 4 बार करें, नहीं तो स्टूडेंट कम से कम सुबह शाम तो अवश्य करें। एक सबसे बड़ी परेशानी है वेरिकोज वेन का। अगर आप अपने मम्मी या दादी का पैर जा करके आज देखेंगे शाम को, तो 90% लोगों में, पहले मैं 80% बात कर रहा था ना, वेरिकोज वेन 90 to 95% लोगों को है। फीमेल्स को खास करके उनको वेरिकोज वेन हो जाता है। इस तरीके से हमारी वेन्स स्टार्चोस हो जाते हैं। तो उसका भी मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि सर्वांगासन। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसका मैंने एक सिंपल सा आसान तरीका बताया, अर्ध सर्वांगासन। दोनों पैरों को उठाना है, घुटने नहीं मोड़ना है। ये अर्ध सर्वांगासन ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसको करने से हमारे कमर का दर्द, हमारे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आप लोगों को ऐसा 3 आसन सभी स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपको शवासन करना चाहिए। स्ट्रेस की बात कर रहे थे अभी, तो शवासन क्या है? बिल्कुल आराम से लेट जाइए, हाथ आसमानी की ओर रहेगा, आंख बंद रहेगी, और इस तरीके से आप थोड़ा सा पैरों में गैप कर सकते हैं। इस तरीके से आप शवासन कर सकते हैं। और मैं स्टूडेंट को एक सलाह देता हूँ, स्टूडेंट अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए शीर्षासन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो दीवार से लग करके कर सकते हैं। जिनको हेयर फॉलिंग की समस्या है तो हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उसके कारण आपको लॉस ऑफ मेमोरी होती है, उसके कारण आपको हेयर फॉलिंग होती है। तो स्टूडेंट को शीर्षासन जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आज आपके लिए, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। अजीत झालानी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और स्टूडेंट को परेशान किया उसके लिए उनकी तरफ से Now we are having our special guest, Dr. Tina Agrawal ma'am, Superintendent, Government Super Specialty Hospital for Eyes. Ma'am is a great personality of our town. Now I would like to invite ma'am to come on stage and present their experience and knowledge for students. लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर टीना अग्रवाल आई स्पेशलिस्ट हूँ। सुपर स्पेशलिटी मेरा रेटिना है। आंखों के पर्दे की बीमारियाँ और उनसे संबंधित सर्जरीज मैं पिछले 20 सालों से कर रही हूँ। अभी गवर्नमेंट सिस्टम में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई करके स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया है, जो कि आई के लिए ही डेडिकेटेड है और आई से रिलेटेड सारी समस्याओं का इलाज और सर्जरी वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर रेटिना डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल है, जो फोटो आपको दिखाई दे रही है 15 अगस्त पे खींची हुई है, और ये ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के ठीक सामने ये ओल्ड कल्याणमल नर्सिंग होम होता था, वहीं पे ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये सरकार के प्रयासों की वजह से ही हम ये कर पाए हैं कि सरकार चाहती है कि रूटीन सेवाओं के अलावा हर फील्ड में जो स्पेशलिटी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल की जाए। उसी के डायरेक्शन में ये एक कदम है कि आंखों से रिलेटेड बीमारियों के लिए ये हॉस्पिटल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस करके स्टार्ट किया गया है। सो लाइफस्टाइल डिसीजेस डॉक्टर द्विवेदी हमें सबसे अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे, लेकिन मैं एज आई स्पेशलिस्ट आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल ना हो तो आंखों में क्या क्या समस्याएं आने की संभावना रहती है। उसमें जो सबसे पहला है हमारा मायोपिया, जिसको कि हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया को ऐसे मानिए आप कि चश्मा लगना, जो बच्चों को कुछ लोगों को जल्दी लग जाता है, कुछ लोगों को देर से लगता है। आपकी एज ग्रुप में बहुत कॉमन है चश्मा लगना। बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें हेरिडिटरी फैक्टर बोले जाते हैं, बट मेन अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इन सब कमियां रहेंगी, आप बाहर खेलेंगे कूदेंगे नहीं, विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा, तो चश्मा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड, जो कोरोना टाइम्स में देखा गया है कि आप लोग स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो चश्मा लगना, और चश्मा लगना अब एक ऐसी बीमारी की तरफ आ रहा है कि हम 2025 में हम इसको एज ए मायोपिया पेंडेमिक के रूप में बोलने वाले हैं, क्योंकि 50% पॉपुलेशन हमारी चश्मा लगा रही है। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि चश्मा हेरिडिटरी नहीं आता है, ये हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें हम कुछ बातों को ध्यान रखें तो चश्मे की संभावना या चश्मे का नंबर बढ़ना रोका जा सकता है। उसमें से एक है आपका हेल्दी फूड, एक्सरसाइज करना, धूप में थोड़ा समय बिताना, स्क्रीन टाइम हमारा कम करना, ये कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं। सेकेंड, जो मोस्ट कॉमन बीमारी जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से देखी जा रही है, दैट इज़ अ ड्राई आई। ड्राई आई मतलब क्या होता है कि आंखों में आपको आंखें भारीपन लगने लगता है, कई बार आंखें थकी थकी सी लगती हैं, या आपको लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, या रेडनेस होने लगती है, कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आंखों पे सूजन भी आने लगती है। इसको हम ड्राई आई की समस्या कहते हैं। जो कंप्यूटर यूजर्स ज़्यादा रहते हैं उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोला जाता है। सिंड्रोम उन बीमारियों को बोला जाता है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे एक ही में आ रहे होते हैं। ड्राई आई बीमारी में मेनली आपको आई फटीग होता है, जो मैंने बताया, ज़्यादा देर तक आप स्क्रीन देखते हैं तो कई बार आंखों में खुजलीपन, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, बहुत ज़्यादा देर तक आप देखते रहेंगे तो हेडेक होना भी स्टार्ट हो जाएगा, लेटर्स आपको डबल दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये जो सब होता है कि नॉर्मली हमारी आंखों को वेट करने के लिए टियर फिल्म होती है, बट जब हम कंटिन्यूस स्क्रीन पे देखते रहते हैं तो वो टियर फिल्म हमारी सूखने लगती है और उसकी वजह से आंखों में ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। तो एक्सेसिव स्क्रीन यूजर्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है समस्या, और इसको हम कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लें तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और आंखों के डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब पहली बात तो कि आप लोगों की एज में अगर आप कंप्यूटर जॉब में नहीं हैं तो मिनिमम स्क्रीन टाइम रखें, और अगर आपका जॉब है और आपको कंप्यूटर 8-8 घंटे यूज़ करना है तो एक 20-20-20 करके रूल होता है
जिसमें आपको हर 20 मिनट्स में 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है और 20 फीट फार अवे देखना है। तो उससे क्या होता है कि हमारी आंखों की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। हमारे जो आप कंटिन्यूस स्क्रीन देख रहे हैं उससे जो ड्राई हमारी आईज हो रही होती है, आपका ब्लिंकिंग बढ़ जाता है, तो फिर आपकी आई वेट होके ये वाली समस्याएं कम हो जाती हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में दूसरी चीज़ें होती हैं, बैकएक का प्रॉब्लम होता है कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से। तो वो कुछ बातें आपकी ध्यान रखनी है कि पोस्चर आपको ठीक रखना है। एक हाथ 25 आपका जो इंचेस है उसका मिनिमम डिस्टेंस आपको कंप्यूटर से रखना है, कंप्यूटर स्क्रीन से बिल्कुल पास जाके नहीं बैठना है। कई भ्रांतियाँ ये भी हैं कि ये कुछ स्पेशल ग्लासेस आते हैं जिनको हम कंटिन्यूस पहने और कंटिन्यूस स्क्रीन यूज़ करें, तो ग्लासेस का इसमें कोई रोल नहीं है। मेन जो है आपको ये 20-20-20 वाला जो एक्सरसाइज बताया है, इसको ही ध्यान रखेंगे तो ड्राई आई की समस्या से काफ़ी बचा जा सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर होती है तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, तो हम कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देते हैं जो आप रूटीनली यूज़ कर सकते हैं। एक जो है जो एडवांस्ड स्टेजेस में होती है बीमारी, जिसको कि हम मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। नॉर्मली तो ये एज रिलेटेड बीमारी है ही है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ है, या बाहर आप अपनी आंखों को प्रोटेक्टेड नहीं चलते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो कई बार ये मोतियाबिंद समय से पहले ही बनने लगता है। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि लॉन्ग टाइम तक हम हेल्दी रह सकें। एक बीमारी जो डायबिटीज़ सभी जानते हैं और डॉक्टर द्विवेदी मेरे ख्याल से ज़्यादा इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन डायबिटीज़ का परसेंटेज भी हमारे यहाँ आज की डेट में हम वर्ल्ड में सेकंड कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ मरीज़ हैं, चाइना के बाद में। 2019 के सर्वे के अनुसार 77 मिलियन तो लोग हैं हमारे यहाँ डायबिटीज़ के, और आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। तो डायबिटीज़ की जो समस्या जो बढ़ती जा रही है, उसका एक प्रमुख कारण हमारी जो हम हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, जो आप लोग ये सारे पिज़्ज़ा बर्गर वाले फूड एंजॉय करते हैं डे टू डे में, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, एक्सेसिव शुगर लेते हैं खाने में, तो ये सब कारणों की वजह से डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है। तो डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो शरीर के सारे ही हिस्सों को अफेक्ट करती है, उसमें से आईज भी अफेक्ट होती है। ये जो सबसे पहला फोटो आप देख रहे हो, ये नॉर्मली आंखों का पर्दा होता है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर अनकंट्रोल्ड है तो पर्दे पे ब्लड आने लगता है, सूजन आने लगती है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें अपने आंखों की रोशनी बरकरार रखनी है, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ये एक बीमारी है जिसे हम एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन कहते हैं। आंखों का जो पर्दा होता है उसका बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारे सबसे पढ़ने लिखने के लिए ज़रूरी होता है। बट जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, या जिनको हाइपरटेंशन की बीमारियां हैं, या जिनको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, तो 60 साल के बाद में, 65 साल के बाद में उनकी पढ़ने लिखने की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो हमारी साइट जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहेगी। थायराइड आई डिसीजेस, जो थायराइड करके बीमारी होती है, जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर है, बॉडी में थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, ये भी आंखों को अफेक्ट करती है, और इसमें भी स्मोकिंग एक फैक्टर बोला गया है जो कि बहुत ही हाई रिस्क फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स जो आपकी सेहत को अफेक्ट करते हैं, इन सब की आपको जानकारी होना चाहिए, और जितना हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करेंगे उतना ही यंग रहेंगे, उतना ही आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स फुल्ली फंक्शनल काम कर रहे होंगे विदाउट एनी डिसीज। सो लास्ट मैं कहना चाहती हूँ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। इसी के साथ आपको रहना है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की टीम है। थैंक यू वेरी मच फॉर giving precious knowledge to us today. People will forget what you said, what you did, but they will never forget how you made them feel. To
make this seminar a tapestry of learning, connection and inspiration, crafts token of memory that will stay forever. Now, I would request respected Principal Sir to facilitate our guests with token of memory.